Hello friends, I welcome you all in the first lecture of vectors. My name is Ankur Agrawal and today we will discussing basic definitions and section formula for vectors. Let's start the lecture. देखो स्केलर और वेक्टर, देखो दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो अपने को बोल रखा है स्केलर। स्केलर क्या होता है? स्केलर इज ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। देखो वेक्टर है, वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। और स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, ये आप सब जानते हैं। तो वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। देखो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। वेक्टर सबसे पहले तो वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जो अपने पास वेक्टर होता है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। वो क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। फिर अगर अपन देखें वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होता है। वेक्टर का क्या होता है? इनिशियल पॉइंट। देयर इज ए इनिशियल पॉइंट फॉर वेक्टर। और वेक्टर में टर्मिनल पॉइंट भी होता है। वेक्टर में क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट भी होता है। और जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, जैसे सपोज करो ये अपना ए इनिशियल पॉइंट है, ये अपना बी फाइनल पॉइंट है या टर्मिनल पॉइंट है, तो ए और बी को ज्वाइन करूंगा तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ये इस वेक्टर की क्या रहेगी? डायरेक्शन। इसका ए क्या कहलाएगा? ए विल बी कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। A will be called initial point and B will be called terminal point. और ये अपने पास वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। और इसको हम जनरली ए बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। दिस इज ए बी वेक्टर। ये अपना ए बी वेक्टर हो जाएगा। और वेक्टर को डिनोट करने का तरीका, वेक्टर को डिनोट करने के लिए आप कोई भी ए वेक्टर लिख दो, स्मॉल के ऊपर वेक्टर लगा दो। और हमेशा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर ये एरो हमेशा लगाया जाता है। दिस डिनोट्स दिस क्वांटिटी इज ए वेक्टर। या आप कभी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे तो उसमें क्या है कि बोल्ड में लिखा रहता है। जैसे ये अपने को एक वेक्टर लिखना है, स्मॉल ए वेक्टर, तो उसको ऐसे लिख देंगे, बोल्ड में लिख देंगे। बोल्ड में जो नॉर्मल लेटर्स रहेंगे उससे ये बोल्ड उसका फॉन्ट रहेगा। ये ए लिख दिया, फिर मैं बोल दूं ए एंड बी। अब ये जो ए क्वांटिटी है दिस विल डिनोट वेक्टर। ये अपना सिंपल सा तरीका है कि अपने पास ए बी, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। अब वेक्टर में अपने पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड of AB vector is equals to AB is equals to length AB। जो अपने AB की लेंथ होगी, AB की जो लेंथ होगी वो अपने पास उस वेक्टर का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का क्या तरीका है? जैसे अगर मैं लिख रहा हूं AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज लेंथ AB। एंड एक और बात अब नोट करने की है, सिंस मैग्नीट्यूड इज लेंथ, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको एक बात नोट करने की जो यहां पर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का नॉन नेगेटिव रहेगा। और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ उसकी डायरेक्शन रहेगी। तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में एक तो इनिशियल पॉइंट होता है, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। फिर वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है या फाइनल पॉइंट होता है। वेक्टर की डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। और उसको डिनोट करने का तरीका, एक तो ए बी के ऊपर ये वाला आप साइन लगा देते हो, ए बी के ऊपर आप ऐसे करके साइन लगा देते हो, दिस इज ए बी वेक्टर। इसको हम रीड करेंगे ए बी वेक्टर ए बी,
इसको रीड करेंगे वेक्टर ए बी, और वेक्टर को डिनोट करने का स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जनरल ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। लेकिन वेक्टर डिनोट करने के लिए उसके ऊपर डायरेक्शन, मतलब ये जो ये तीर है वो लगाया जाता है हमेशा वेक्टर को नोटेट करने के लिए, या फिर उसको बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, वो स्टैंडर्ड बुक्स में है। और जेई में उसकी जरूरत नहीं है, जेई में हमेशा ए वेक्टर ऊपर लिखा आएगा, या बोल्ड लेटर में भी आएगा तो मेंशन वो करेगा कि बोल्ड में जो लिखा हुआ है वो वेक्टर है। ठीक है, तो अपने पास ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब टाइप ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप ऑफ वेक्टर है, अब देखो यहाँ पर जो ये सारी डेफिनेशन है, आप इन सारी डेफिनेशंस को नोट करते रहेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और डेफिनेशन नोट करेंगे। तो अपने पास लिखा हुआ है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर क्या होता है, अब आपको नाम से ही नजर आ रहा है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसिडेंट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। उसको जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो, इट कैन हैव एनी आर्बिट्री डायरेक्शन। देखो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन तो कुछ होगी नहीं क्योंकि उसकी लेंथ जीरो है, तो वो कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन में हो सकता है, बट उसकी लेंथ जीरो रहेगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो वेक्टर इज जीरो। या आप ऐसे बोल दो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो वो जीरो वेक्टर, तो वो जीरो। और जीरो वेक्टर में क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर जिसका मॉड्यूलस 1 है। आप तो ऐसे समझो यूनिट वेक्टर, दिस इज वेक्टर विद मॉड्यूलस 1, मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड, उसको आप मॉड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं, दिस इज द सेम थिंग। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहे, जिसकी लेंथ 1 रहे, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। देखो यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आर डिनोटेड बाय, हाँ इनका नोटेशन का तरीका है, जैसे आपको यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर दिखाना तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक के ऊपर आप कैप लगा देंगे, ए कैप। ए कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड ए कैप। जैसे बी कैप, बी कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर है। और हमेशा अब आप देखो, अगर अपने पास जैसे लिखा हुआ है एक वेक्टर ए कैप, अपने को ए का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो दिस वी कैन राइट वेक्टर ए। अब ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर की एक मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का एक डायरेक्शन होगा, बट इसको मैं मॉड ए से डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं मॉड ए से डिवाइड कर दूंगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर दूंगा, तो इट विल कम आउट टू बी यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ए कैप निकालने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, देन इट विल कम आउट टू बी ए यूनिट वेक्टर। वो अपने पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो ये अपनी बात हुई यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पैरेलल वेक्टर्स। वही पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइंस जिनका सेम सपोर्ट हो, जिनका सपोर्ट सेम हो, मतलब जो किसी लाइन के पैरेलल हो, या ऐसे दो लाइंस जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये लाइन, ये दो लाइन पैरेलल लाइन है, तो इन पैरेलल लाइन के बीच में जो हमेशा डिस्टेंस है ना वो फिक्स रहेगा, हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ऐसे अपने को पता चलता है कि लाइन पैरेलल है। तो वही पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट, जैसे ये वेक्टर है तो इस वेक्टर की ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सपोर्ट। ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सपोर्ट। ये अपने पास एक दूसरा वेक्टर है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सपोर्ट। तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव
आइदर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, या तो उनका लाइन ऑफ सपोर्ट सेम रहे, या उनका लाइन ऑफ सपोर्ट क्या रहे, पैरेलल रहे। लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल रहे। जैसे अपने पास एक और मैं वेक्टर बनाता हूं ये ऐसे करके, तो अपने पास इन सबकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, इन सबकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, तो ये वेक्टर्स कैसे वेक्टर कहलाएंगे, ये वेक्टर कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट, मतलब उनका सपोर्ट या तो सेम है या उनका सपोर्ट पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर्स में हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला, पैरेलल वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। डायरेक्शन में भी सेम और अपोजिट, उनकी जो डायरेक्शन है, देखो अगर एक लाइन ऑफ सपोर्ट है, जैसे सपोज करो ये लाइन ऑफ सपोर्ट है, तो ये लाइन ऑफ सपोर्ट पे दो तो डायरेक्शन आएंगी, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो या तो उनकी डायरेक्शन सेम रहेगी, सेम डायरेक्शन में ये सब वेक्टर रहेंगे, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, किसी भी मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, किसी भी मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं। मतलब उनका बस पैरेलल वेक्टर होने के लिए उनका लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होना चाहिए या लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने पास पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो आगे वाली जो डेफिनेशंस है ना वो भी मोर और लेस सेम ही है, जैसे लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, टू पैरेलल वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन आर लाइक वेक्टर्स, मतलब वो अगर एक साइड उनकी डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर, उनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट है, उनकी डायरेक्शन अगर क्या है अपोजिट, तो वो अपने पास अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। अब इनका एक और नाम है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल टू सेम वेक्टर और हैविंग इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इन कॉमन आर कोलिनियर। या तो वो सेम वेक्टर के पैरेलल, मतलब सेम ही बात है, ये वेक्टर ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर। या मैं ऐसे बोल दूं ये वाला वेक्टर और इसी में एक अलग कलर से बना देता हूँ ये वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। मतलब कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, या तो वो सेम लाइन के पैरेलल होते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखो पी और क्यू कोलिनियर बोल रखा है, बी ए सी ऐसे करके सब कोलिनियर वेक्टर, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है सच। अगर मैं डिफरेंस लिखने में जाऊं कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं, देयर इज नो डिफरेंस इन दीज टू, पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर इज द सेम। तो अपने पास अपनी डेफिनेशन है कोलिनियर वेक्टर, लाइक वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, वो सब एक ही बात है। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात है उसकी बात करते हैं कि जैसे अपने पास एक वेक्टर ए है, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर, then vector A is lambda times B। अब ये लैम्डा देखो अपने पास क्या होगा, अपने पास होगा अगर वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर वेक्टर है, जैसे सपोज करो एक ही लाइन में वेक्टर्स हैं, तो कोलिनियर वेक्टर्स है। अगर ये कोलिनियर वेक्टर हैं तो जैसे मैं लाइक कोलिनियर बनाता हूं, जैसे ये दो, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये कोलिनियर वेक्टर है। अब ये कोलिनियर है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि ए कैप इज सेम एज बी कैप, ए कैप इज सेम एज बी कैप। तो अब ए कैप और बी कैप अगर सेम है तो इधर से देखो ए कैप को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बाय मॉड ए, एंड बी कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर बी बाय मॉड बी। तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर ए इज मॉड ए अपॉन मॉड बी टाइम्स वेक्टर बी, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास लैम्डा हो जाएगा, ये कोई स्केलर आ जाएगा क्योंकि लेंथ ही तो है, तो वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स बी। या आप ऐसा बोलो कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, तो भी तो कोलिनियर हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो इनका अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो इनका क्या है अलग अलग, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में आप बोलेंगे ए कैप
इज माइनस बी कैप। अब एक बात देखो, एक लाइन ये है, इस लाइन में ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, ये दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। तो ए कैप इज माइनस बी कैप, तो इसमें भी सेम बात आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी, वेक्टर ए इज माइनस मॉड ए बाय मॉड बी टाइम्स बी। तो अब यहाँ पे जो स्केलर है ये अपने पास स्केलर बन गया, यहाँ पे ये अपने पास स्केलर बन गया। तो अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन ए इज लैम्डा टाइम्स बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपने को याद रखना है। अगर if two vectors a and b are collinear vectors then a is lambda times b, then a is lambda times, ठीक है। a वेक्टर a वेक्टर b का स्केलर मल्टीपल रहेगा, क्या रहेगा, स्केलर मल्टीपल रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास लिखी हुई है, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर जैसा कि नाम बता रहा है, को इनिशियल वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। अब ऐसे वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, अब देखो ओ ए वेक्टर में लिखूं, ओ डी वेक्टर लिखूं, ओ सी वेक्टर लिखूं, ओ बी वेक्टर लिखूं, ये सारे इन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो उसको हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं उनको हम को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। फिर एक टर्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स ऐसे होते हैं, वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट स्पेसिफाइड और कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है, या उसको मैं ऐसे बोलूं, फ्री वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। उनको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ये अपने पास वेक्टर ए बी है, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, उसको पैरेलल शिफ्ट करना है, इसको पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास जो वेक्टर है वो क्या कहलाएंगे, फ्री वेक्टर्स, जिनको फिक्स, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, जिनका फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं है, उसको हम उसको बोलेंगे फ्री वेक्टर्स, जिनको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। और एक वेक्टर होते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। एक वेक्टर क्या होते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर which cannot be shifted parallelly. A vector is drawn but through a specific point. उसको specific point से ही ड्रॉ किया जा सकता है। Localized vector can't be shifted parallelly. भैया उनको पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते। अब देखो मैं आपको, देखो वेक्टर्स का जो काम, वेक्टर इज ए टूल, वेक्टर एक मैथमेटिकल टूल है जिसको आप फिजिक्स में काफी काम में लेते हैं। ये आप सब फिजिक्स में यूज करते हैं, इसको बहुत टाइम से आ रहे हैं, आपको सबको पता है कि वेक्टर्स क्या है। अब मैं फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम अगर किसी ऑब्जेक्ट का, आप एक छोटी बॉडी है, छोटा ऑब्जेक्ट है, उसका अगर ट्रांसलेशन मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स लगाया उस पर, फोर्स लगाया तो उसका एक्सीलरेशन मेजर कर रहा है। एक इस तरह की स्टडी हुई जो आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में की होगी कि F/m एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। वही फोर्स, अगर आप उस फोर्स का टॉर्क पढ़ते हो, फोर्स का एक इफेक्ट होता है टॉर्क। अब जब आप रोटेशन में टॉर्क की जब बात करते हो तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है फोर्स का। फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जैसे ही आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करते हो उस फोर्स का फिजिकल इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो उस केस में आप फोर्स को पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते। बट जो प्रीवियस केस था जिसमें आप ट्रांसलेशन मोशन केवल ऑब्जर्व कर रहे थे, उसमें फोर्स ऑब्जेक्ट हम बनाते बड़ा सा है, लेकिन उसको कंसिडर तो मानते तो यही है ना कि वो पार्टिकल है, मतलब उसका कुछ लेंथ विड्थ नहीं है। मतलब फोर्स का अगर एप्लीकेशन चेंज होगा, फोर्स का अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होगा तो उसका फिजिकल इफेक्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन टॉर्क में हम ये मानने लग जाते हैं, तो यही बात है। मतलब लोकलाइज्ड वेक्टर क्या हुआ, टॉर्क इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर। टॉर्क
आर क्रॉस एफ होता है, पोजीशन पे उसकी डिपेंड करेगा, तो टॉर्क लोकलाइज वेक्टर है। बट फोर्स जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को भी आपने पैरेलली शिफ्ट किया होगा, पैरेलली शिफ्ट कर सकते थे कहीं भी कैसे भी, तो वो अपना फ्री वेक्टर की तरह ट्रीट हो जाता है। और लोकलाइज वेक्टर टॉर्क, मतलब लोकलाइज वेक्टर ऐसे होता है जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर दिया या टर्मिनल पॉइंट चेंज कर दिया, तो उसका फिजिकल इफेक्ट चेंज हो जाएगा, उसका फिजिकल इफेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज। बट फ्री वेक्टर्स वी कैन शिफ्ट देम पैरेलली, उनको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। भाई इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब वेक्टर ऐसे होने चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, डायरेक्शन भी, सब कुछ इक्वल, तो ही वेक्टर इक्वल होते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होते। उनकी सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होगी, उनकी लेंथ भी सेम होगी, तो वो अपने पास इक्वल वेक्टर। और देखो मैथ में हम ट्रीट करने वाले हैं, इन जनरल वी विल डील विद फ्री वेक्टर्स, हम इन जनरली मैथ्स में फ्री वेक्टर से ही ट्रीट करें। देखो उन्होंने क्या बोला, ए वेक्टर रिमेन अनअल्टर्ड बाय वन और मोर शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये अगली वाली लाइन है, इसका मतलब भी हम पढ़ लेंगे, अभी आगे आएगा मैं बता दूंगा। कोप्लेनर वेक्टर्स, भाई कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? जैसा नाम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नाम में? कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब दे आर लाइंग इन ए प्लेन, दे आर लाइंग इन ए प्लेन, वो एक प्लेन में लाई करे। जैसे जो आप स्क्रीन देख रहे होंगे अभी, वो भी प्लेनर ही है, एक प्लेन में ही है। अब उसमें मैं कई सारे वेक्टर बना देता हूं, जैसे ये वेक्टर बनाया, 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 ऐसे करके कई सारे वेक्टर बना सकता हूँ। तो ये सारे वेक्टर कोप्लेनर हैं, ये सारे वेक्टर मैंने एक ही प्लेन में बनाए। लेकिन अब देखो इनका सबका डायरेक्शन अलग अलग है, इस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है वो जो एक ही प्लेन में रहे, तो उनका डायरेक्शन मतलब कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो एक ही प्लेन में रहे। अब देखो ये वैसे आगे की बात है, पता कैसे चलेगा कि कोई वेक्टर कोप्लेनर है? अब आप देखो ध्यान से, जैसे जो आपकी स्क्रीन होगी, आपके पास स्क्रीन होगी, स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा। अब स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक अपवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर हो सकता है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या आपको स्क्रीन ऐसे दिख रही होगी तो एक आपकी आंखों की तरफ एक वेक्टर आएगा एकदम परपेंडिकुलरली, और एक आपकी आंखों से दूर जाएगा एक दूसरा वेक्टर। तो अब आप देख रहे हैं जो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, वो कोप्लेनर वेक्टर्स के सबके परपेंडिकुलर वेक्टर एक ही है, सबके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब दो डायरेक्शन बोल दो, एक ऊपर वाली डायरेक्शन और एक नीचे वाली डायरेक्शन। तो कोप्लेनर वेक्टर जो एक प्लेन में लाई करे, और कैसे पता चलेगा कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन रहेंगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। आगे ही बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स की। अब देखो उन्होंने क्या बोला आगे, A, B, C are coplanar because all lie in the same plane of the paper. Coplanar vectors may have any direction or magnitude. Coplanar vectors का कोई भी magnitude, कोई भी direction हो सकता है, कोई भी magnitude and कोई भी direction हो सकता है। Now next important point, position vector of a point. देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ये क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट? देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब है कोऑर्डिनेट, मतलब दिस कोऑर्डिनेट मतलब दिस पोजीशन वेक्टर डिनोट्स पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर जो है वो पोजीशन ऑफ पॉइंट को डिनोट करता है। जैसे अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स वाई जेड, और एक पॉइंट पी मार्क कर लेता हूँ, पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो ये जो
एक्स वाई जेड मतलब ओरिजिन से जो पी को मैं ज्वाइन करूंगा, तो दिस विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, दिस विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओ को पी से ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट है वो अपने पास पोजीशन वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। देखो पोजीशन वेक्टर हमेशा लोकलाइज वेक्टर रहेगा, हमेशा उसका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। और ये जो वेक्टर है वो रहेगा ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर को अगर आप बोलेंगे, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है तो इट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड z1 k कैप। आप फिजिक्स में ये सब करते आए हो, मेरे को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पोजीशन वेक्टर डिनोट्स पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर डिनोट्स पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। और पोजीशन मतलब ओपी वेक्टर को आप क्या लिख दोगे, इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k। ठीक है, ये सिंपल सा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर, पोजीशन वेक्टर डिनोट्स पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर डिनोट्स पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। अब आप देखो, जैसे अपने पास ये अपना रेक्टेंगुलर मतलब अपने पास ये सिस्टम है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तो अगर आप ए का पोजीशन वेक्टर लिखोगे, फिर ये बी का पोजीशन वेक्टर लिखोगे, तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और बी का पोजीशन वेक्टर ओबी, बी का पोजीशन वेक्टर ओबी। देखो हमेशा पोजीशन वेक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। इट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर मैं ए बी वेक्टर को लिखना चाहूं, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ। देखो अभी मैं इसका प्रूफ आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका प्रूफ हम सेकंड लेक्चर में देख लेंगे। ट्राइंगल लॉ से होता है, आप सबको पता है, फिजिक्स में सब आपने पढ़ रखा है, बट मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ए बी वेक्टर या चले भी जाते हैं, जैसे देखो अगर मैं बोलूं ये अपने पास बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, और ये ऐसे बोल देता हूं, तो ट्राइंगल लॉ से क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर एंड वी हैव टू फाइंड दिस वेक्टर। हमें ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये वाला वेक्टर फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये वाला वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अपने पास जो ए बी वेक्टर है वो आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k। ये अपने पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आया है, एंड दिस इज ए बी वेक्टर। ये अपने पास क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर अपने पास हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इंटरनल डिवीजन। देखो डिवीजन दो टाइप के होंगे, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ये भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे अपने पास एक पॉइंट ए है, ए विद पोजीशन वेक्टर ए विद पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को भी मतलब हम जैसे ए का पोजीशन वेक्टर दिखाना हो तो उसको ए बोल देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर बी बोल देते हैं। लिखा हुआ है ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के ब्रैकेट में मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ, और बी विद पोजीशन वेक्टर बी, बी विद पोजीशन वेक्टर बी। अब इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, लाइन है, और एक पी पॉइंट इनके बीच में लाई कर रहा है, पी पॉइंट। और पी पॉइंट ऐसा है कि एपी अपॉन बीपी का रेशियो एम है, एपी अपॉन बीपी का रेशियो एम है, मतलब पी पॉइंट्स डिवाइड
लाइन ज्वाइनिंग ए बी इन द एम रेशियो एन, और पी पॉइंट ए बी के ए बी सेगमेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब पी पॉइंट ए बी सेगमेंट पे लाई कर रहा है तो पी के कोऑर्डिनेट, अब आपको पता है, आप फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से जानते होंगे, मैं एक बार बता भी देता हूं। अगर ये एम रेशियो एन है तो ये एम को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एम अगर ए और पी के करस्पॉन्डिंग एम वैल्यू आ रही है तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, और P और B के करस्पॉन्डिंग n वैल्यू आ रही है तो ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी। और लिखने का तरीका तो सिंपल है, लिखने का तरीका क्या है, जो n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो n टाइम्स a, जो m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो m टाइम्स b अपॉन n प्लस m, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। ये अपने पास पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर आएगा। अब कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं ये पूरा एक ही वेक्टर है, ये पूरा एक ही वेक्टर है, बिल्कुल सर एक ही वेक्टर है, आप बोल रहे हो ये वेक्टर तो एकदम एक ही वेक्टर है। और अगर मैं बोलूं ए पी कैप मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है सर। और मैं दूसरा बोल रहा हूं, दूसरा क्या बोल रहा हूं, पी बी कैप, ध्यान से सुनना, पी बी कैप बोल रहा हूं, पी बी कैप भी यही वाला वेक्टर पी बी कैप, मतलब ये भी यूनिट वेक्टर है इसी डायरेक्शन में। ए पी कैप मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो इन दोनों यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे सर। बहुत बढ़िया सर, एकदम ये तो इक्वल ही होंगे। यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में सर, यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में इक्वल होंगे ही होंगे। अगर ये यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो इक्वल होंगे, इक्वल है तो देख लेते हैं अब, देखो क्या रिजल्ट आता है इक्वल होने से। तो मैं अब क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट एपी कैप को लिख सकता हूं एपी वेक्टर अपॉन मॉड एपी, लेंथ ऑफ एपी, एंड पी बी वेक्टर को लिख सकता हूं, वो पी बी कैप को लिख सकता हूं पीबी वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ पीवी वेक्टर। ठीक है, अब इसका इंप्लीकेशन देखो, ए पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए पी का मॉड अपॉन पी बी का मॉड पी बी वेक्टर। और ध्यान से देखो, एपी और बीपी लेंथ का रेशियो तो एम रेशियो एन था, ये लेंथ का रेशियो तो एम रेशियो एन है, ये भी लेंथ का रेशियो ही है, ये भी क्या है लेंथ का रेशियो। तो अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया एपी। अब देखो एपी वेक्टर को लिखना है, एपी वेक्टर को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आई विल राइट लाइक दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और एपी अपॉन पीवी का रेशियो कितना है, एपी अपॉन पीवी का रेशियो है सर, ये रेशियो सर बिल्कुल एम रेशियो है ना, आप बता ही रहे हो, ये रेशियो एम रेशियो है, ये रेशियो एम रेशियो एन हो गया, एम बाय एन हो गया। और बीपी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बीपी वेक्टर को बता दो अब क्या लिखेंगे बीपी वेक्टर को। सर अभी तो आपने बताया था कोई भी वेक्टर पीवी वेक्टर लिखना है, पीवी वेक्टर लिखना है तो इट विल, इसको हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो बी माइनस पी, क्योंकि देखो इधर बी पी बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर से इसके पोजीशन वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर से इसका पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया अपने पास, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब जब ये रिजल्ट आ गया तो जरा करो क्रॉस मल्टीप्लाई, पी का कोऑर्डिनेट निकाल के बता दो। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास आ जाएगा एन पी माइनस एन ए इक्वल्स टू एम बी माइनस एम पी। पी को एक तरफ लेके आ गए तो पी का जो पोजीशन वेक्टर, जो पी हमने एज्यूम किया था वो आ गया एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये अपने पास पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये अपने पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी अपने पास आ गया है। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और देखो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, ये जो पी का पोजीशन वेक्टर था एन ए, देखो
टर्म मैच करो, एन ए एम बी एन प्लस एन। आपको सिंपल से याद रखना है, अगर कोई पी पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई इधर होगा, ये मल्टीप्लाई अपने पास इधर होगा, और मैं इसको इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा एम बी, इसको इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा एन टाइम से अपॉन एन प्लस एन। तो ये अपने पास इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला है। लाइकवाइज ऐसे ही फॉर्मूला एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होता है, वो भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या है फॉर्मूला, और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब है। एक्सटर्नल डिवीजन देखो, एक नाम से ही अपने को पता चल रहा है, एक डिवीजन इंटरनल और एक डिवीजन एक्सटर्नल। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डिस्टिंग्विश करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है, ये ए और ये बी। अब मैंने ए बी वेक्टर बनाया, मतलब ए और बी, सॉरी वेक्टर मतलब ए बी लाइन बनाई। अब देखो, जब P पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई कर रहा है, मार्क माय वर्ड, लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी क्या रहेगी, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, वो अपने पास लाइन सेगमेंट रहेगी। अगर ए और बी पर अगर P लाई कर रहा है, इफ P पॉइंट इज लाइन बिटवीन ए एंड बी, मतलब लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट ए, देन इट इज इंटरनल डिवीजन। और P पॉइंट एक्सटेंडेड लाइन ए बी पर लाई करे, मतलब लाइन ए बी पर लाई करे, लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं कर रहा है। व्हेन P पॉइंट ए बी लाइन पर तो लाई कर रहा है बट नॉट ऑन द सेगमेंट ए बी, मतलब P पॉइंट कहीं बाहर लाई कर रहा है इस तरफ P पॉइंट। और ऐसा पॉइंट भी हो सकता है AP अपॉन BP का रेशियो, इस रेशियो में भी M रेशियो एन आ सकता है, तो देखो फॉर्मूला लिखने का तरीका पहले सीख लो, कैसे आया उसका वो भी हम देख लेंगे, लेकिन फॉर्मूला लिखना आप पहले सीख लो। फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, AP के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है M, और BP के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है M। मतलब ये रेशियो है, लेंथ नहीं है, दिस इज नॉट लेंथ। M x लिख देता हूं और इधर n x लिख देता हूं, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ AP अपॉन BP का रेशियो mn है, तो AP को आप कुछ mx मान सकते हो, BP को nx मान सकते हो। और सर आप ये क्या बात कर रहे हो, ये तो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, आप इसको अभी क्यों बता रहे हो, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो मैं AP के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो की वैल्यू है, AP के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो की वैल्यू वो m है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है। तो होगा क्या, जैसे वहां पर हुआ था, क्या हुआ था सर, ध्यान, मैं दोबारा एक बार, जब ये P पॉइंट था तो A और P को जब ज्वाइन किया था तो ये वाली वैल्यू जो है ना वो B से मल्टीप्लाई हुई थी, ये वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हुई थी, और ये जो इधर में जो वैल्यू आई थी ना सर, इधर में जो वैल्यू आई थी वो किससे मल्टीप्लाई हुई थी सर। तो A और P के करस्पॉन्डिंग वैल्यू B से मल्टीप्लाई हुई, और B और P के करस्पॉन्डिंग वैल्यू A से मल्टीप्लाई। सेम बात यहाँ पर हो जाती है, A और P के करस्पॉन्डिंग वैल्यू B से मल्टीप्लाई होगी, मतलब इट विल मल्टीप्लाई टू B, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, this is position vector of A and position vector of P we have to find, और B और P के करस्पॉन्डिंग वैल्यू A से मल्टीप्लाई होगी। तो सर इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है, आप तो कोई डिफरेंस ही आपने खत्म कर दिया इंटरनल में और एक्सटर्नल में। लेकिन इंटरनल में प्लस का साइन आता था, एक्सटर्नल में नेगेटिव साइन आएगा। इंटरनल में प्लस साइन आता था, एक्सटर्नल में नेगेटिव साइन आएगा। मतलब अपने पास क्या हम लिखेंगे, m टाइम्स b माइनस n टाइम्स a। और अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी वहां पे m प्लस n आता था, यहाँ पे m माइनस n, मतलब यहाँ पे भी वही आएगा। और जो इंपॉर्टेंट बात जो अपने को याद रखनी है ना, वो देखो यहाँ पर m आपने पहले लिखा है m b माइनस n, तो डिनोमिनेटर जब लिखोगे तो डिनोमिनेटर में भी m माइनस n लिखोगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू p, ये p की। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, कि एन ए मल्टीप्लाई एन के साथ ए होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, एम के साथ बी मल्टीप्लाई होगा,
बट ये नेगेटिव साइन इधर लगा दो, और लेकिन अब आप क्या लिखोगे, n माइनस n। अब हम क्या लिखेंगे, n माइनस। इस बात का अपने को ध्यान रखना, इंटरनल डिवीजन में प्लस साइन आता है, एक्सटर्नल में नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन कैसे आएगा, a और p के करस्पॉन्डिंग वैल्यू b से मल्टीप्लाई होगी, b p के करस्पॉन्डिंग वैल्यू a से मल्टीप्लाई होगी, और बीच में नेगेटिव साइन आएगा। ये लिखने का तरीका है। बाकी करने का तरीका, इसको कैसे आया ये तो अब आप कर सकते हो, मैं आपको बता ही चुका हूं। हम लिखेंगे AP कैप इज सेम एज BP कैप। अब यहां पर देखो AP कैप मतलब अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये वाली डायरेक्शन में ये जो वेक्टर है ना, इसका कैप लिखेंगे, इसका कैप लिखेंगे AP कैप, और दूसरा BP कैप, और ये यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन, तो ये वेक्टर इक्वल रहेंगे। AP मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। और फिर आप लिख देंगे AP कैप को क्या लिखेंगे, AP वेक्टर अपॉन मॉड AP एंड BP वेक्टर अपॉन मॉड PP। ठीक, तो वही आ जाएगा, AP वेक्टर को लिख देंगे P माइनस A equals to AP upon BP is m by n, and BP vector will be P minus B। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ जाएगा NP माइनस MP इज इक्वल्स टू NA माइनस MB। केवल मल्टीप्लाई किया है, आप इसको खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, P कॉमन आ जाएगा, मतलब P वेक्टर है, m माइनस n लिख सकते हैं, तो NA माइनस MB अपॉन n माइनस m। ये अपने पास P का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये वाला फॉर्मूला है, सॉरी, ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला होता है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के फॉर्मूले आप सबको एकदम क्लियर होंगे, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन वेक्टर्स का। इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन कहाँ काम आता है, मतलब रेशियो में, अगर कोई ए पॉइंट और बी पॉइंट को लाइन ज्वाइन करने वाली है और कोई पी पॉइंट उनको किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसके आप पोजीशन वेक्टर आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर इज एग्जैक्टली सेम एज कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट की ही तरह ही होते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है, if A and B are two non-zero, ये non-zero वेक्टर है, non-collinear वेक्टर्स, ये non-zero भी है, non-collinear, and XA plus YB equals to LA plus, ये मैंने गलत लिख दिया है, MB होना चाहिए, then this will imply X equals to L and Y equals to L। अब आप देखो कैसे, सबसे पहले एक बात मेरे को देखने की है कि ये वेक्टर कैसे है, नॉन कोलिनियर। अगर ये वेक्टर नॉन कोलिनियर है, और एक और बात मेरे को बतानी है कि x, y, l एंड m आर स्केलर्स, ये स्केलर्स है, नंबर है, ये क्या है, नंबर, सिंपल नंबर्स है। तो अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, इसको मैं क्या करूं, रीअरेंज करता हूं, तो अपने पास क्या आएगा, x माइनस l टाइम्स a is equals to m माइनस y टाइम्स b। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर लेता हूं, क्या एज्यूम कर रहा हूं सर, एज्यूम कर रहा हूं कि x इज नॉट इक्वल्स टू l, x इज नॉट इक्वल्स टू l, x इज नॉट इक्वल्स टू l, इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल्स टू m माइनस y अपॉन x माइनस l टाइम्स b। सर ये क्या लिख दिया, ये ऐसा ही लिखा हुआ है क्या, a प्लस लेमडा बी, ये ऐसा ही लिखा हुआ है क्या, a प्लस लेमडा बी। और यहाँ पे ये जो लेमडा है, ये जो लेमडा है, ये स्केलर अगर हो गया, इफ लेमडा इज स्केलर, तो इसका मतलब होता है कि a एंड b आर कोलिनियर, मतलब होता है
ए एंड बी आर कोलिनियर। अब ए एंड बी आर कोलिनियर, ये इसका जब मतलब होता है तो अपनी बात तो खत्म हो मतलब अपनी बात तो खराब हो जाएगी। बात खराब कैसे हो जाएगी कि ये ए है और ये बी है, और ए और बी कैसे हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए। कैसे वेक्टर हो गए, कोलिनियर वेक्टर हो गए, क्योंकि ये लैम्डा स्केलर की तरह एक्ट करने लग जाएगा। मतलब मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इट मींस आई कैन नॉट डिवाइड दिस। इसको जब डिवाइड नहीं कर सकता तो अपना काम बन गया। अगर मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, दिस इंप्लाइज, यहां लिख दो, बट दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर कोलिनियर, बट गिवन A and B are नॉन कोलिनियर, ए और बी नॉन कोलिनियर है, तो अपने पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। हमने ये एज्यूम किया था कि x इज नॉट इक्वल्स टू l, क्योंकि एज्यूम भी क्यों किया था, क्योंकि मेरे को इसको डिवाइड करना था। मतलब मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि x माइनस एल जीरो के इक्वल है। जीरो है तभी डिवाइड नहीं कर सकते, तभी आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू एल। x किसके बराबर है, l के बराबर है। और x अगर l के बराबर है तो मतलब ये इधर जीरो हो गया, इधर जीरो हो गया, तो b तो जीरो वेक्टर नहीं है। मतलब दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू y, m b y a। तो जब भी अपने पास अगर ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इफ a एंड b आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, एंड xa प्लस yb इक्वल्स टू la प्लस mb है, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू l होगा, y इक्वल्स टू m होगा, x y lm r स्केलर्स, x y lm r स्केलर्स, ये नंबर्स सारे के सारे स्केलर्स हैं। मतलब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का अगर ये बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स बराबर होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स बराबर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास जो हमने। अब ये इसी रिजल्ट का एक एक्सटेंशन है। क्या एक्सटेंशन है, इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर non-zero vectors and xa plus yb is 0, then x is 0, y is 0। सेम ही बात है, देखो कैसे कैसे सेम बात है। मैं लिखूंगा x a इक्वल्स टू माइनस वाई। अगर ये x डिवाइड हो गया, इफ दिस x कैन बी डिवाइडेड, तो a b के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इफ x इज डिवाइडेड बाय b देन a इज लैम्डा टाइम्स b, बट और x a इज लैम्डा टाइम्स b मतलब कोलिनियर। और अपने को क्या दे रखा है कि ये कोलिनियर नहीं है, ये दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, मतलब ये गलत है। ये गलत है, मतलब एक्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब एक्स जीरो और वाई जीरो। मतलब if a and b are non-zero non-collinear vectors and xa plus yb is 0, this implies x equals to 0 and y equals to 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये उसका छोटा भाई है। मतलब ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट, ये ये जो रिजल्ट है ये वही आया है, बट मतलब इसको आप, मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि ये भी काफी यूज में आता है, काफी यूज में आता है। सेम करने का तरीका भी आपने देखा सेम ही था। अब जैसे, अब सिंपल सी बात मेरे को ये बताओ कि अगर मैं बोलता हूं इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो आप क्या बोलते हैं, वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स बी, ए इज लैम्डा टाइम्स ए बी का लैम्डा टाइम्स ए बी का स्केलर। मतलब अगर जैसे आई कैप जे कैप, जैसे वेक्टर अपने पास लिखा हुआ है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं कि इफ दीज टू वेक्टर्स, दीज इफ दीज टू वेक्टर्स if these two vectors are collinear vector, अगर ये collinear vector है, this implies a1 by a2
is same as b1 by b2 is same as c1 by c2। मतलब a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। ये अपने पास ऐसा रिजल्ट होगा अगर ये कोलिनियर वेक्टर है। इफ दीज टू वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर तो अपने पास a1 by a2 का रेशियो इज इक्वल्स टू b1 by b2 का रेशियो इज इक्वल्स टू c1 by c2 का रेशियो होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात पढ़ी कोलिनियरिटी की कि अगर ये दो वेक्टर कोलिनियर है, देखो अगर ये दो वेक्टर कोलिनियर है तो आप a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। अगर if two vectors are collinear, if two vectors मैंने लिखना भूल गया a और b, तो a is lambda times b, a b का lambda मल्टीपल होगा। और अगर दो नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और x a प्लस वाई बी जीरो है, वेयर x एंड y आर स्केलर, तो x और y दोनों क्या रहेंगे, जीरो जीरो रहेंगे। x एंड y दोनों क्या रहेंगे, जीरो जीरो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इफ ए बी are two non-zero non-collinear vectors and xa plus yb equals to la plus mb, then x equals to l, y equals to m। ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे, सेक्शन फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था। अब इनके इन इन सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम अपने पास लिखी हुई है, बड़ी आसान है, पढ़ते हैं। शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अभी बताया भैया, ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो आई कैप का रेशियो यानी 3/2 a1 by a2 लिखोगे। जे कैप का रेशियो कितना आ रहा है, 6/4। ठीक है, के कैप का रेशियो कोएफिशिएंट के साथ -12/-8। तो देखो ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल। ये रेशियो इक्वल आ रहा है, मतलब ये रेशियो इक्वल आ रहा है, मतलब वेक्टर्स कैसे हो गए, कोलिनियर। मतलब वेक्टर्स कैसे हो गए, कोलिनियर। ये वेक्टर्स कैसे हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स। रेशियो सेम आ रहा है। या आप इसको ऐसा देख लो, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 12k कैप इक्वल्स टू इसको ऐसा लिख लेते हैं, 2/3 टाइम्स ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 12k कैप। देखो जो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला जो वेक्टर है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये वाला वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2/3 3i प्लस 6j माइनस 12k, ये माइनस 12k है। ठीक है, ये जब दोनों वेक्टर देखो, ये एक वेक्टर ए वेक्टर, ये अपने पास कांस्टेंट और ये अपने पास बी वेक्टर, तो ए इज लैम्डा टाइम्स बी, कोलिनियर हो गया। या सिंपल सही है, आई कंपोनेंट का रेशियो जे कंपोनेंट का रेशियो के कंपोनेंट का रेशियो क्या कर देंगे, सेम। तो अपने को पता चल जाएगा कि वेक्टर्स आर कोलिनियर, वेक्टर्स अपने पास क्या जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो प्रॉब्लम्स जो हैं आप उसको पॉज करके लिख लेना। शो दैट पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, मतलब अपने को बताना ही कोलिनियर है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 3 2। कोई मतलब कुछ ऐसे कोई बड़ा खास कुछ सवाल नहीं है, बट स्टार्टिंग में तो आसान सवाल ही करेंगे। तो ए बी वेक्टर लिखो, क्या लिखो, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये अपने पास आएगा -3i, it will come out to be -3i -3j -k। ए बी वेक्टर ये आएगा। अब मैं बीसी वेक्टर लिख रहा हूं, अब मैं क्या लिख रहा हूं, बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर देखो कितना आएगा, 6i
प्लस 6j प्लस 2k। और अगर ये कोलिनियर प्रूफ करने मतलब आई कंपोनेंट का रेशियो और जे कंपोनेंट का रेशियो और के कंपोनेंट का रेशियो, तो देखो कितना है, पहले वाले से -3/6 आई का रेशियो। दूसरा कितना आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है -3/6, ओरली दिख जाएगा। तीसरा कितना आ रहा है -1/2। और सर ये तो बराबर ही है, ये क्या मतलब, ये बराबर है मतलब कोलिनियर है। मतलब ए बी सी पॉइंट क्या है, कोलिनियर। ए बी सी पॉइंट क्या है, कोलिनियर। इसको आप सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते थे। कैसे सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से करते, देखो ये वाला पार्ट तो सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो करके रिपीट करके देख लेना। जैसे सेक्शन फॉर्मूला वाला बता दे रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला वाला अपने पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखे हुए हैं बताना जरा। 1 3 2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, मैंने विदाउट मतलब उनकी एक्चुअल पोजीशन से मेरे को कोई मतलब नहीं है कि उनके एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है सर, वो इसके लेफ्ट में राइट में होगा। मैंने उसको ध्यान में रखे हुए नहीं लिख रहा हूँ मैं। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 4 6 एंड 3। ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट। और अगर ये कोलिनियर है, एक लाइन में होंगे, तो मतलब बी इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, बी इनको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, वही फॉर्मूला लिखूंगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं लिखूंगा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे, ये लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूंगा 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगा -2। इधर से देखो 4 लैम्डा प्लस 1 किसके इक्वल आया, -2 लैम्डा -2। तो इधर से आ गया 6 लैम्डा, -2 इधर जाके ट्रांसफर हुआ इज -3, मतलब लैम्डा की वैल्यू -1/2। लैम्डा की वैल्यू -1/2, लैम्डा की वैल्यू -1/2 अपने पास आ गई। ठीक। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट में इधर 6 लैम्डा, इधर +3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास ये 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -1/2। सेम ही आई क्या, ये नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी, रुकना आप। और जेड कोऑर्डिनेट, अब हम जेड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। देखो भैया जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। देखो कैसे, ये ये जो लैम्डा है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जो 1 है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और इसके जेड कोऑर्डिनेट के बराबर है, मतलब 1 के बराबर है, मतलब इट इज इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1, मतलब 2 लैम्डा इक्वल्स टू -1 लैम्डा की वैल्यू। देखो सबसे पहले तीनों से लैम्डा की वैल्यू सेम आई, तीनों से लैम्डा की वैल्यू सेम आई, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर किसी एक से अलग आ जाती तो आप बोल देते कि ये कोलिनियर नहीं है। अब ये सेम आ गई, और ये नेगेटिव साइन शोज डिवीजन इज एक्सटर्नल, कि ये डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है। ये अपना नेगेटिव साइन दिखा रहा है, कि नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, कि ये डिवीजन जो लिखा हुआ है वो एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर मैं देखूं, क्या देखूं, जैसे ए, ये सी, ये बी, और ये रेशियो बोल रखा है -12, और ये रेशियो बोल रखा है 1। तो मतलब ये कुछ इस टाइप से सिचुएशन है कि बी इधर है, ए इधर है, और सी इधर है, और ए और बी के बीच में रेशियो 1/2, और इसके बीच में 1 है। मतलब अगर ये बी के कोऑर्डिनेट में देखूं, बी का कोऑर्डिनेट है -2 0 एंड 1, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 1 3 2, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट इट इज 4 6 3।
तो ए जो है ना मिड पॉइंट है, ए जो है मिड पॉइंट, इन दोनों का क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालेंगे x1 प्लस एक्स टू बाई टू, देखो x1 प्लस एक्स टू बाई टू मिड पॉइंट आ जाएगा ए एक्स, जैसे इनका मिड पॉइंट निकालेंगे ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। मतलब a इज मिड पॉइंट ऑफ, इट इंप्लाइज a इज मिड पॉइंट ऑफ b एंड c, मतलब कोलिनियर तो होगा ही मिड पॉइंट है b और c का, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स, ये तीन वेक्टर्स हैं। एवरी पेयर इज, एवरी पेयर इज है, ये गलत लिखा हुआ है, एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर, कोई भी पेयर कोलिनियर नहीं, मतलब ए बी के कोलिनियर नहीं है, बी सी के कोलिनियर नहीं है, सी ए के कोलिनियर नहीं, कोई भी कोलिनियर नहीं है। if the vectors a plus, if vector a plus b and b plus c are collinear with c and a respectively, मतलब इसका क्या है कि a plus b is collinear with c and b plus c is collinear with a, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं या क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि a प्लस बी इज कोलिनियर विद c, तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज सम लैम्डा टाइम्स c, ये c का सम स्केलर मल्टीपल होगा क्योंकि कोलिनियर है। सिमिलरली हमें क्या दे रखा है, b प्लस सी इज कोलिनियर विद a, b प्लस सी इज कोलिनियर विद a, इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा कि b प्लस c इज लैम्डा टाइम्स a, ये लैम्डा टाइम्स, ये अपने पास इक्वेशन 1 आई और ये अपने पास इक्वेशन 2 आई, ये दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशंस जो अपने पास आई, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन से दूसरी वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मतलब मैं लिख देता हूं a, मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं सिंपली फर्स्ट माइनस 2, तो अपने पास आएगा b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो a माइनस सी, और मेरे को ऐसा करने का क्या पर्पस था वो देखो, इज लैम्डा सी माइनस लैम्डा ए, सॉरी म्यू, देखो ये दो वेरिएबल सेम नहीं लिखने चाहिए थे, मैंने इधर गलती से सेम लिख दिया, इधर म्यू लिखना चाहिए था, इधर भी म्यू लिखना चाहिए, ठीक है। ये अपने पास ऐसे आ जाएगा। अब ये अपने पास ऐसे आ जाएगा क्योंकि अपने को नहीं पता कि ये वही ए का मल्टीपल आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने तो अपना जनरल अलग अलग माना है। तो अब आप देखो ये अपने पास कुछ ऐसे आया, ए एक तरफ ले आओ 1 प्लस म्यू इज, ये स्केलर वाला पार्ट इन जनरल पहले लिखा जाता है, तो ए जब मैं इधर लेके आऊंगा तो अपने पास आएगा 1 प्लस म्यू टाइम्स ए, और सी जब मैं उधर लेके आऊंगा तो आएगा लैम्डा प्लस 1 टाइम्स सी, बट वेक्टर ए एंड सी आर नॉन कोलिनियर, ये दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर है, ये दो वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। अगर ये दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है और ये आ गया 1 प्लस म्यू टाइम्स ए इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 टाइम्स सी, तो आप बोलेंगे कि म्यू इक्वल्स टू -1 आएगा, मतलब म्यू प्लस 1 0 होगा, दिस इंप्लाइज कि म्यू प्लस 1 इज 0 एंड लैम्डा प्लस 1 इज ऑल्सो 0, दिस इंप्लाइज म्यू की वैल्यू -1 आएगी एंड लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू क्या आएंगी -1, और देखो लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू -1 आ गई, -1 आई, तो आप लैम्डा को -1 पुट कर दो, म्यू को भी -1 पुट कर दो, पहली वाली इक्वेशन में लैम्डा को पुट करेंगे तो अपने पास आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू -1 सी,
और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो b प्लस सी इक्वल्स टू -1 a। तो अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा a प्लस बी प्लस सी इज ऑल्सो 0। a प्लस बी प्लस सी दोनों से क्या बन जाएगा 0। और देखो क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रखा था, मेरे को बोल रखा था a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड a प्लस बी प्लस सी, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो वो वैल्यू किसके बराबर आई, 0 के बराबर आई, मतलब 0 वेक्टर के बराबर। तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। 0 और 0 वेक्टर आप कुछ भी बोलिए, कोई उतना कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में जो डिमांड कर रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एक बार मैं बोल देता हूं दोबारा, कि अपने को दे रखा था a प्लस बी इज कोलिनियर विद वेक्टर c। तो a प्लस बी को c का स्केलर मल्टीपल लिख दिया, b प्लस सी इज कोलिनियर विद a, कोलिनियर विद a, तो b प्लस सी को म्यू टाइम्स a लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों रिलेशन से b को एलिमिनेट किया, सबट्रैक्ट कर दिया, b एलिमिनेट हो जाएगा, a और c में रिलेशन आ जाएगा, a और c में रिलेशन आ जाएगा, कर दिया a और c में रिलेशन लाने के लिए ऐसा। और ए और सी में रिलेशन आने के लिए देखो ये अपना बड़ा खूबसूरत रिजल्ट जो हमने पढ़ा था कि 1 प्लस म्यू टाइम्स ए, स्केलर टाइम्स वेक्टर, स्केलर टाइम्स अदर वेक्टर, और वो जो दो वेक्टर्स आए वो नॉन कोलिनियर है, वो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 0 where x and y are scalar then x is 0 and y 0। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख के रख लेना। ये जो दो रिजल्ट्स मैंने बताए इधर में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ये जो दो रिजल्ट्स हाईलाइट कर देता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ a and b आर नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड x a प्लस वाई बी 0 implies x 0 1। और दूसरा रिजल्ट, इफ a and b आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड x a प्लस वाई बी इक्वल्स टू l a प्लस m b, दिस implies x equals to l, y equals to m, x by lmr स्केलर्स। ये वैल्यू क्या है, ठीक है बच्चों। अब एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो एक और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अपने पास, लिखा हुआ है एक और क्वेश्चन, इफ अल्फा इज ए वेक्टर, अल्फा वेक्टर इज लैम्डा माइनस 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड बीटा वेक्टर होना चाहिए था, लिखा नहीं मैंने, बीटा के ऊपर वेक्टर आना चाहिए, बीटा वेक्टर इज 4 लैम्डा माइनस 2 ए प्लस 3 बी बी given vectors where a and b are non-collinear, a and b are non-collinear, a or b non-collinear, then the value of lambda for which vectors alpha and beta are collinear, अल्फा और बीटा कोलिनियर है, अल्फा बीटा कोलिनियर है तो अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा तो ऑलरेडी है तो मैं लिख देता हूँ अल्फा इक्वल्स टू टी टाइम्स बी, बीटा कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है मतलब इनका ये एक दूसरे के लीनियर मल्टीपल मतलब स्केलर मल्टीपल होंगे, अल्फा इज लैम्डा टाइम्स बिकॉज ये अपने को कोलिनियर, ठीक है। लिखता हूं मैं लैम्डा माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू टी टाइम्स, तो टी मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ए प्लस 3 टी बी। अब क्या करेंगे, एक ए इधर एक तरफ ले आएंगे, मतलब मैं लिखूंगा ए लैम्डा माइनस, पहले स्केलर लिख लेता हूँ फिर वेक्टर लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा लैम्डा माइनस 2 माइनस टी टाइम्स 4 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए इज 3 टी माइनस 1 टाइम्स वेक्टर बी। और ये ए और बी के बारे में क्या दे रखा है, बट वेक्टर ए एंड बी आर, देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है नॉन कोलिनियर, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, बट ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। अब नॉन कोलिनियर है तो बच्चों क्या होगा, नॉन कोलिनियर है तो बच्चों क्या होगा, नॉन कोलिनियर है मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये वाला कोएफिशिएंट है ये वाला कोएफिशिएंट क्या रहेंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब मैं लिखूंगा लैम्डा माइनस 2 is equals to t times 4 lambda minus 2 and
3t माइनस 1 इज 0, तो t की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1/3 आ गई। इधर से t की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी लैम्डा माइनस 2/4 लैम्डा माइनस 2। तो ये दोनों t की वैल्यूज क्या रहेंगी सेम रहेंगी, ये दोनों t की वैल्यूज क्या रहेंगी सेम रहेंगी। तो हम क्या लिखेंगे लैम्डा माइनस 2/4 लैम्डा माइनस 2 इज 1/3। ये 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 6 इज 4 लैम्डा माइनस 2। इधर से लैम्डा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू -4। लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाएगी लैम्डा की वैल्यू कितनी बन जाएगी माइनस। देखो क्वेश्चन में जो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने उसी से प्रोसीड किया है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि अल्फा और बीटा कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब अल्फा इज टी टाइम्स बी। अल्फा को लिख दिया, बीटा को लिख दिया, टी टाइम्स कर दिया तो ए को एक तरफ लिख दिया, बी को एक तरफ लिख दिया, तो अपने पास वो रिलेशन आ गया दोबारा एक्स ए प्लस वाई बी जीरो मतलब एक्स जीरो वाई जीरो। तो वही बात वहां से आ गई। या आप इस बात को ऐसे भी देख सकते थे, मतलब बोल सकते थे जैसे ये अल्फा वेक्टर है, अल्फा वेक्टर अपने पास क्या था, अल्फा वेक्टर अपने पास था लैम्डा माइनस 2a प्लस बी, और बीटा वेक्टर अपने पास क्या था 4 लैम्डा माइनस 2a प्लस 3b। और मेरे को बोल रखा था अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर कोलिनियर है, अल्फा और बीटा क्या है कोलिनियर है, और a एंड b आर नॉन कोलिनियर, a एंड b आर नॉन कोलिनियर। अगर a और b नॉन कोलिनियर हैं और अल्फा और बीटा कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल होगा कि a का जो कोएफिशिएंट इधर होगा लैम्डा माइनस 2 और इधर a का जो कोएफिशिएंट है वो 4 लैम्डा माइनस 2, दिस रेशियो इज सेम एज 1/3। सीधे अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 6 इज 4 लैम्डा माइनस 2। तो इधर से अपने पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू -4। डायरेक्टली एक लाइन में आ गया जो हमने पढ़ा था उसकी हेल्प से। ऑब्जेक्टिव में ये चल जाएगा बढ़िया सब्जेक्टिव में दिखाने के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम है कहाँ, तो सब ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम, तो कोई परेशानी नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस लेक्चर पे और जो और भी प्रॉब्लम्स होंगी वो इसके हम पहले ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम्स करेंगे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। और एक बार आप देखो ये जो वीडियो जो अपने लेक्चर 1 जो हमने बनाए, देखो ये आप उसको पूरा अच्छे से देखो, चीजें सब अपनी कॉपी में नोट करना। एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ऐसे देखा हो कि बस हेडफोन लगा के देख रहे हो तो उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो आप मेरा आपको सजेशन है कि पेन पेपर लेके आप बैठे होंगे ऑलरेडी और उसको आपने अच्छे से नोट किया होगा। अगर नहीं किया है तो दोबारा उसको एक बार देखिए और उसको नोट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। थैंक यू वेरी मच।